की बात है, एक गांव में ध्यानचंद नाम का एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन ध्यानचंद अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों से मेरे मित्र सोहन की कोई खबर नहीं मिली है। मैं कल सुबह उससे मिलने उसके गांव जाऊंगा। आज सुबह सुबह मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। भगवान के लिए आप कहीं ना जाइए। प्रिय, तुम तो जानती हो मेरे सिवाय सोहन को और कौन है। कहीं जाते समय ऐसे टोका टोकी नहीं करते। तुम मेरे जाने की तैयारी करो। ठीक है, मैं आपको जाने की तैयारी कर देती हूँ। ध्यानचंद का मित्र सोहन बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। ध्यानचंद सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो देखने में शरीर से बहुत हिष्ट पुष्ट था। वह आदमी ध्यानचंद के पास आया। भाई, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम ध्यानचंद है और मैं अपने मित्र के घर रंभाजी नगर जा रहा हूँ। और आप? मेरा नाम महाकाल है, मुझे भी उसी तरफ जाना है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे ठीक से रास्ता पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही, चलिए, अच्छा ही होगा। हम दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। महाकाल कैसा नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है। महाकाल मुझे क्या करना? लेकिन ध्यानचंद ने महाकाल से कुछ भी नहीं पूछा और वे दोनों धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी बीच में एक छोटा सा गांव आया। भाई ध्यानचंद, तुम आगे बढ़ो। मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश देना है। मैं बस संदेश देकर तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आगे उस कुएं पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तब तक तुम संदेश देकर वापस आ जाओ। हाँ बिल्कुल भाई, आप आराम कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ध्यानचंद कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था। तभी उस गांव में शोर उठा। एक भैंसे ने किसी आदमी को प्राण ले लिए और तभी महाकाल वापस आता है। चलो मित्र, आगे चलते हैं, बहुत काम अभी बाकी है। हाँ भाई चलो, तुमने संदेश बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हाँ, मुझे जिस आदमी से मिलना था वह मुझे पास ही में मिल गया और मैं उसे संदेश देकर तुरंत लौट आया। चलो अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मित्र, अब रात होने वाली है और पूरा दिन चलकर हम थक भी गए हैं। क्यों न हम इस रात किसी मंदिर में रुक जाएं और यहीं आराम कर लें। तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ रुक जाते हैं और आराम कर लेते हैं और इसी बहाने से प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। भूख भी बहुत लगी हुई है, इसीलिए भोजन भी कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह जल्दी ही आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, हम यहीं रुक जाते। मुझे इस गांव में किसी को सामान देना है, मैं देकर आता हूँ। तुम भोजन करो, मैं आकर खा लूंगा। लेकिन मित्र, हम दोनों साथ में भोजन करते हैं। अरे मित्र, बस मैं काम निपटा कर अभी आया, तब तक आप भोजन करो।
अरे आग लग गई भैया, अरे पूरे गांव में आग लग गई, लगता है कुछ भी नहीं बचेगा। यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। तभी महाकाल वापस आता है, लेकिन ध्यानचंद महाकाल से कुछ भी नहीं पूछता है और दोनों सो गए। और सुबह जल्दी उठकर दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर के बाद फिर से एक दूसरा गांव आया। मित्र, तुम थोड़ा विश्राम करो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। अब ठीक है। अरे भैया, मधुसूदन को सांप ने डस लिया। अरे भैया, उसकी मृत्यु हो गई है। तभी महाकाल वापस आ जाता है। मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। हाँ, बोलो, क्या बात है मित्र? मन में जो भी शंका है उसे दूर कर लो। तुम जिस गांव में भी जाते हो, तुम्हारे जाते ही वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञानचंद, आप मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे, इसीलिए मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन कुछ संदेह है। अभी आप अपना सही परिचय दें तो मेरे लिए समझना आसानी होगी। मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी? अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। अब तुम यह क्या कह रहे हो? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली है और मैं ही उसकी मृत्यु का कारण हूँ? वो मेरे बचपन का मित्र है, मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इसलिए बेहतर होगा मैं अपने मित्र से मिलने आगे की यात्रा पर ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। तुम जो सोच रहे हो वह मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो तुम्हारे चरणों में ही मर जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने आगे जाऊंगा ही नहीं और अपने घर वापस लौट जाऊंगा। परंतु जैसे ही ध्यानचंद गांव की तरफ लौटने लगा, उसका मित्र सोहन तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो ध्यानचंद को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। सोहन के आने की गति को देखकर ऐसा लगा कि वह बहुत देर से उसके पीछे पीछे आ रहा था। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम नियति को नहीं बदल सकते हो। तुम्हारा मित्र बहुत देर से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति से ज्यादा जोर से दौड़ने की कोशिश की, जिस कारण कुछ क्षणों में वह तुम्हारे चरणों में अपनी आखिरी सांस लेगा। जैसे ही सोहन ध्यानचंद के पास पहुंचा, जमीन पर गिर पड़ा। हाय हाय। मित्र मित्र मित्र, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
ओ हाय हाय हाय। उठो उठो मित्र। उसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वजह से तुम दुनिया से चले गए। नहीं, सोहन की मृत्यु के बाद। ध्यानचंद आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की तरफ देखने लगा। तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सके क्योंकि वह गूंगा है, जिस कारण वह तुम्हें आवाज नहीं दे पा रहा था, और एक पैर से अपाहिज होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, और बुढ़ापे में शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं होती, इसलिए उसकी हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के वजह तुम ही हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। हाय 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 हाय। अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी, तुम शुरुआत से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में समझने का समय ही नहीं होता। हाय 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 हाय। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे हो? हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए यह जानना सही नहीं है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। ध्यानचंद ने अपने मित्र को कार्यक्रम किया और फिर अपने गांव लौट आया। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने मृत्यु के बारे में जानने के बाद मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। ध्यानचंद ने भी ऐसा ही किया। उसकी पहचान उस राज्य की राजा तक थी। ध्यानचंद राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को सारी बात बताई। हमारे मित्र की समस्या आप सब ने सुनी और आप सब बहुत ही ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने मित्र को प्राण बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आप सबकी परामर्श चाहिए। महाराज, जैसा कि पंडित जी ने कहा है कि उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगी। अगर हम उन्हें किसी दूसरे राज्य में न जाने दें तो उनकी मृत्यु कैसे होगी? आप सबकी बात बिल्कुल उपयुक्त है। हमारे मित्र के रहने की व्यवस्था राजमहल में ही कर दी जाए और वह अपनी मर्जी से राजमहल के अंदर आ जा सकते हैं और जिससे भी मिलना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन बिना हमारे अनुमति के उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा और न ही कोई उनसे मिलेगा। इस प्रकार ध्यानचंद राजा के महल में रहने लगा। मृत्यु से एक दिन पहले, कल तो मेरी मृत्यु का दिन है। आज रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ ताकि यह काली रात और कल का दिन जल्दी ही निकल जाए। ध्यानचंद को नींद में चलने की बीमारी थी और वह स्वयं इसके बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने राजा या किसी से भी इस बीमारी के बारे में बात नहीं की थी।
नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर उस समय पड़ता है जब व्यक्ति को नींद अच्छे से न आ रही हो। उस रात ध्यानचंद को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह राजा के महल से निकलकर अस्तबल में गया। राजा के आदेश के अनुसार वह कहीं भी आ जा सकता था, इसलिए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा और घोड़े पर सवार होकर ध्यानचंद दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संजोग हुआ एक कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, न ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। ध्यानचंद सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं ध्यानचंद जाकर लेट गया। वह राजा ने देखा, कौन है यह नामुराद जिसने हमारी राज्य रानी के साथ और हमारी शानो शौकत में यह गुस्ताखी की है। इस गुस्ताख को तुरंत गिरफ्तार कर लो और राज दरबार में पेश करो। माफी महाराज, माफी महाराज, मुझे खुद नहीं पता मैं आपके राज में कैसे आया, और राज में तो छोड़ दीजिए, आपके कक्ष में कैसे आया मैं खुद नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, तुम कोई जासूस तो नहीं हो? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। राजा तो पहले से ही क्रोधित था और ध्यानचंद की बातें सुनकर और क्रोधित हो गया। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। सैनिकों, इस दुष्ट को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। महाराज, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और होने जा रही है। तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? तुम क्या कहना चाहते हो? सच सच बताओ। महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा के उपस्थिति में, राजा के कक्ष में, रानी के बगल में सो जाए? यह तो सरासर आत्महत्या होगी, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा महाराज? अगर तुम्हें यह पता है तो तुम हमारे कक्ष में क्यों आए? महाराज, मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूँ और पिछले 6 महीने में हुई सारी बात बताता हूँ। तुम अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहे हो। नहीं नहीं महाराज, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो पड़ोसी राज्य के राजा से पता लगा सकते हैं। यदि तुम्हारी बातें सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि तुमने कहा, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु होगी। पड़ोसी राज्य के राजा हमारे मित्र हैं। हम अभी अपने सैनिकों को वहां भेजकर तुम्हारी कही हुई बातों को पता लगवाते हैं। राजा का सिपाही दूसरे राज्य में जाकर
और सच्चाई का पता लगाकर वापस आता है। महाराज, ध्यानचंद जो कह रहा है वह सही कह रहा है। दूसरे राज्य के राजा ने ध्यानचंद को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी। पिछले 6 महीने से ये उस राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार कच्छ में मिले थे और उसके बाद ध्यानचंद इस राज्य में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसके अनुसार ध्यानचंद को फांसी की सजा देना उचित नहीं है, लेकिन अब समस्या यह है कि अगर इसे फांसी नहीं दी जाएगी तो यह राज्य के नियमों के विरोध होगा, और इसे फांसी दी जाएगी तो यह इसके साथ अन्याय होगा। महाराज, ध्यानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत से लगी फांसी से ध्यानचंद की मृत्यु भी नहीं होगी। महाराज, हमें आपकी सलाह उपयुक्त लग रही है। ध्यानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज, महाराज, आपकी जय हो और आपके न्याय के भी जय हो। मैं आपके न्याय से बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कच्चे सूत के धागे से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं खुशी खुशी आपकी दी हुई इस फांसी की सजा को स्वीकार करता हूँ। महाराज, जैसे ही ध्यानचंद को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। ध्यानचंद के गले का नस कट चुकी थी और वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, और देखते ही देखते उसका शरीर शांत हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है, ये कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। नियति ने अपना काम कर दिया है। जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानी कर लें, चाहे इंसान जितने उपाय कर ले, हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। सैनिकों, ध्यानचंद के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ पड़ोसी राज्य में उसके घर ले जाया जाए और उसके परिवार की यथोचित सहायता की जाए। उसके बाद ध्यानचंद की पत्नी ने ध्यानचंद का दाह संस्कार पूरे विधि विधान से किया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।